हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली फॉर कैरियर। आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर देने जा रहा हूं। चैप्टर का नाम है प्लांट्स आल्सो ब्रीथ एंड फील और बुक का नाम है इंग्लिश रीडर प्रोस और राइटर है सर जेसी बोस। और ये हमारे 9th क्लास का चैप्टर है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, प्लांट्स आल्सो ब्रीथ एंड फील, यानी पौधे जो होते हैं वो सांस भी ले सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। देखिए राइटर किस तरह से बता रहा है। पहला पैराग्राफ है, इट वॉज एन इवेंट दैट सरप्राइज द साइंटिफिक वर्ल्ड। ये एक इवेंट है जो साइंटिफिक दुनिया के अंदर बहुत ही अजीब व गरीब इस चीज़ को माना जाता है। इट वॉज एन अनड्रीम्ड, और इसको हम ख्वाब में भी यानी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। Here was a man who had built a unique instrument, an instrument that could measure the growth of plant। एक इंसान है और ऑब्वियसली इंसान सर जेसी बोस ही हैं। उन्होंने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया है जो इंस्ट्रूमेंट प्लांट्स यानी पौधों की ग्रोथ को मेज़र कर सकता है। Here was a man who had proved with this wonderful machine that plants have heart and can feel। एक मशीन है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसने ये प्रूव किया है कि प्लांट जो है फील भी कर सकता है और सुन भी सकता है, फील भी कर सकता है, यानी वो एक ह्यूमन बीइंग की तरह काम करता है, बट वो हमें बता नहीं पाता है। द मशीन शोड दैट प्लांट्स हैव साइट एंड अ सेंस विच टेल्स देम दैट ए स्ट्रेंजर इज अप्रोच। अगर कोई अजनबी आदमी उसकी तरफ बढ़ता है तो वो उसको समझता भी है, सुनता भी है कि हाँ मेरे साथ कुछ होने जा रहा है। योर इंस्ट्रूमेंट इज़ अ वंडरफुल थिंग सेड द ग्रेट मैन हु हैड कम टू द पेरिस कांग्रेस ऑफ साइंस 1900। 1900 में पेरिस के अंदर जो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, वैज्ञानिक सम्मेलन हुआ था, उसके अंदर ढेर सारे वैज्ञानिक आए थे और उन वैज्ञानिकों ने जब इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में सुना तो उनको बहुत ही ताज्जुब हुआ। दे वर अमेज्ड एज द इन्वेंटर शोड देम हाउ टू यूज़ इट। बहुत ताज्जुब हुआ और वो उस यंत्र का प्रयोग जब सुनते हैं तो वो बड़ा ताज्जुब में पड़ जाते हैं। व्हाट डू यू कॉल दिस इंस्ट्रूमेंट, दे आस्क्ड अ क्रिस्कोग्राफ, रिप्लाइड जगदीश चंद्र बोस। अब यहाँ पर एक चीज़ कंफर्म हो जाती है, पहले आप एक्सप्लेनेशन देख लिए। उसमें से साइंटिस्ट पूछते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट को आप किस नाम से बुलाते हैं, तो जवाब दिया जेसी बोस साहब ने कि इसका नाम एक क्रिस्कोग्राफ, इस मशीन का नाम अ क्रिस्कोग्राफ है। द ग्रेट साइंटिस्ट हु हैड बिल्ट द वंडरफुल मशीन। तो जाहिर सी बात है कि क्रिस्कोग्राफ के बारे में जेसी बोस ने बताया तो उन्होंने ही इसको इन्वेंट किया था और ये बहुत ही अच्छी एक मशीन थी। एंड वेयर वाज इट मेड, द साइंटिस्ट आस्क्ड। तो जो वो साइंटिस्ट थे उन्होंने फिर दूसरा क्वेश्चन किया कि आपने इसको कहाँ बनाया। अब देखिए जवाब यहाँ पर मिल रहा है, इन इंडिया वाज द आंसर, द रिप्लाई कॉज ग्रेटर सरप्राइज्ड। इंडिया बहुत ही सरप्राइज़ हुआ जब उन्होंने जवाब सुना कि जेसी बोस साहब ने बताया इसको हमने इंडिया में बनाया। इंडिया इन 19th century was well known for its greatness in the field of the fine arts, literature and philosophy। 19वीं शताब्दी में इंडिया लिटरेचर और फिलॉसफी के बारे में अच्छी तरह से जानी जाती थी, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा साइंस के बारे में इसकी भी पहचान हुई। बट इन द फील्ड ऑफ साइंस, लेकिन
साइंस के मैदान में, साइंस के फील्ड में इट हैड नॉट प्रोग्रेस्ड मच, अभी तक इन्होंने ज़्यादा तरक्की नहीं की थी। सर जगदीश चंद्र बोस विद हिज इन्वेंशन मेड अ नेम फॉर हिमसेल्फ एंड हिज कंट्री इन द साइंटिफिक वर्ल्ड। 19वीं शताब्दी में जब सर जगदीश चंद्र बोस ने इन्वेंशन किया, ये मशीन क्रिस्कोग्राफ बनाई, तो इस मशीन की वजह से साइंस की दुनिया में भी इंडिया का बहुत नाम हो गया। आगे देखिए, बोस was born in 1858 in a village of Bengal। 1858 में बोस बंगाल के एक गांव में पैदा हुए थे। आफ्टर स्टडाइंग फिजिक्स एट द कलकत्ता यूनिवर्सिटी, और कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के बाद ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर फर्दर स्टडी, वो अगली पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए। यूजुअली रिसीव 2/3 इंग्लैंड चले गए। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम कैम्ब्रिज, देन रिटर्न टू इंडिया, उन्होंने वहाँ से ग्रेजुएशन की और उसके बाद फिर इंडिया वापस आ गए। एंड वाज अपॉइंटेड प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स इन प्रेसिडेंसी कॉलेज एट कलकत्ता, और कलकत्ता के एक कॉलेज जिसका नाम था प्रेसिडेंसी कॉलेज, इस कॉलेज के अंदर प्रोफेसर की पोस्ट पर अपॉइंट कर लिए गए। अ 3 years स्ट्रगल बिगेन बिटवीन बोस एंड द गवर्नमेंट इन विच ही वाज विक्टोरियस। इन्होंने 3 साल तक ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ाई भी लड़ी, कानूनी लड़ाई भी लड़ी, और उसके बाद वो जीत भी गए। अब लड़ाई क्या थी ये आगे पता चलेगी। An Indian in those days of British rule usually received 2/3 of the salary paid to a European professor। इंडिया के साथ में, यानी इंडियन के साथ में क्या होता था उन दिनों जब यहाँ पर ब्रिटिश राज था, कि जब वो लोग काम करते थे तो उसको 2/3 सैलरी, यानी टोटल सैलरी का 2/3 पोर्शन मिलता था। यानी कि अगर 100 रुपये इंग्लिश प्रोफेसर को मिलते थे तो इंडिया वाले को 75 मिलते थे। बॉस अपॉइंटेड वॉज ए टेम्पररी वन, सो ही वॉज गिवन ओनली हाफ द रेट फॉर ए यूरोपियन। लेकिन बॉस को रेगुलर उन्होंने किया नहीं था, परमानेंट नहीं थे, तो उनको उस सैलरी का आधा ही हिस्सा यानी 50% ही सैलरी मिलती थी। बॉस वॉज नॉट द मैन टू टेक दिस क्वाइटली। बॉस उस सैलरी को लेने के बाद जो उनको मिलती थी 50%, उसके लिए वो शांत नहीं बैठे, शांत नहीं रहे। ही फेल्ट, उन्होंने सोचा कि दैट पीपल हु डिड द सेम अमाउंट एंड सेम काइंड ऑफ वर्क शुड बी पेड द सेम सैलरी वट एवर रेस दे बिलोंग टू। कहते हैं कि जो आदमी हाफ सैलरी ले रहा है या 2/3 सैलरी ले रहा है वो बराबर काम करता है, तो जब बराबर काम करता है तो सबको पूरी ही सैलरी मिलना चाहिए। इट इज़ वर्थ रिमेंबरिंग दैट डिस्कवरीज डोंट कम फ्रॉम द फेथफुल फॉलोअर्स। यहाँ कहते हैं कि ये इस तरह की बात रखना, इस तरह समझ लेना कि हम किसी की वफादारी करें या किसी को हम क्या बोलते हैं बटरिंग करें, एंड द यस मैन ऑफ साइंस, या इस साइंटिफिक दुनिया में हम जी हुजूरी करते रहें। दे कम फ्रॉम द डाउटर्स एंड द रिबेल्स, तो इस तरह तो अच्छा नहीं होता है और वो शक में आ जाते हैं। एंड रिबेल्स बोथ वाज बाय नेचर रिबेल। रेबेल का मतलब होता है कि उपद्रव हो जाना, बहुत गुस्से में हो जाना या हक के लिए लड़ना। तो यहाँ पर वो देशद्रोह वाला काम नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर बोस साहब क्या कर रहे हैं कि उनको बहुत गुस्सा आता है और इसके लिए विद्रोह कर देते हैं। विद्रोह क्या करते हैं ये देखिए। ही रिफ्यूज टू टच एनी पार्ट ऑफ हिज सैलरी फॉर 3 years। उन्होंने अपनी सैलरी को 3 साल तक छुआ तक नहीं, मना कर दिया कि मैं इसको नहीं छूऊंगा। इट वॉज ए क्वेश्चन ऑफ हिज सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि
एक उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर ये बात आ जाती है। ये सवाल जो था उनके सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए था। एंड ही वॉज नॉट रेडी टू गिव अप हिज प्रिंसिपल, और वो अपने जो उनके सिद्धांत थे उसको भी छोड़ना नहीं चाहते थे, वो उसको नहीं छोड़ते थे। इन द एंड विक्ट्री वॉज हिज, और आखिर में क्या हुआ, उनको जीत मिल गई। नेक्स्ट पैराग्राफ, बॉस नाउ बिगेन द वर्क विच ही मेड हिम फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। बॉस जिस काम के लिए जाने जाते थे कि ईमानदारी के साथ लड़ना, बेईमानी के खिलाफ लड़ना, आखिर में उनको वर्ल्ड फेम मिल गई। वो हल्के हल्के पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। ही हैड फ्रॉम बॉयहुड, और बचपने से बीन इंटरेस्टेड इन एनिमल एंड प्लांट लाइफ, उनको बचपने से पौधों में और जानवरों में भी काफ़ी इंटरेस्ट था। एंड नाउ, और अब, हिज वर्क इन फिजिक्स लेड हिम बैक टू हिज ओल्ड लव, वो काम फिजिक्स में करते हैं लेकिन उनका इंटरेस्ट, उनका प्यार पुरानी चीज़ों में उमड़ गया, यानी एनिमल और प्लांट्स में उनका प्यार जाग गया। ही हैज़ नोटिस्ड दैट हिज वायरलेस रिसीवर showed signs of tiredness after I had been in use for some time. उन्होंने कुछ इस तरह से भी सोचा, क्या सोचा कि वायरलेस रिसीवर शोड साइंस ऑफ टायर्डनेस, जो वायरलेस जो रिसीव करते हैं वो भी कभी कभी बहुत थक जाते हैं। आफ्टर आई हैड बीन इन यूज फॉर सम टाइम, और मैं इसको काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, बट इन सम स्ट्रेंज वे गॉट बैक इट पावर आफ्टर बीइंग रेस्टेड, लेकिन जब मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाता है तो मेरी पावर मेरे अंदर वापस आ जाती है। हियर वाज फूड फॉर थॉट, द काइंड थॉट फ्रॉम विच ग्रेट डिस्कवरीज कम, और इन्हीं चीज़ों से, यानी कि थकान को महसूस ना करना, अपने आप को एकदम चुस्त दुरुस्त रखना, उनके अंदर एक ऐसी पावर आ गई कि उन्होंने डिस्कवरी भी कर ली। आगे कहते हैं, अंटिल द एंड ऑफ मिडिल, until the end of middle age the world we looked on as on beautiful unity created by God. मिडिल मध्य युग में भी, मध्य एज में भी उनको अब ऐसा दिखाई देने लगा कि यूनिटी होने लगी, और जो भगवान ने इस दुनिया को बनाया है उसके अंदर एक नया फेथ, नया यकीन जागने लगा। मैन बिलीव्ड, और लोगों को यकीन था, दैट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड फ्रॉम मैन टू रॉक्स, ऐसा माना जाता था। मैन बिलीव्ड, उन लोगों को यकीन था, वो चाहते थे, दैट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, की दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, फ्रॉम मैन टू रॉक, आदमी से लेकर चट्टानों तक, एंड स्टोन, और पत्थर भी, हैड इट्स प्लेस एंड पर्पस, कि हर चीज़ की अपनी अपनी जगह पर कीमत होती है, यानी कोई भी चीज़ बेकार नहीं है। द डिस्कवरीज ऑफ गैलीलियो एंड न्यूटन चेंज दिस वर्ल्ड पिक्चर, बिल्कुल सही है कि गैलीलियो ने और न्यूटन की डिस्कवरी ने दुनिया की तस्वीर बदल डाली। मैन बिगेन टू स्टडी ईच ब्रांच ऑफ साइंस, और आदमी साइंस को हर ब्रांच में जाकर सीखने लगा कि हमें कैसे क्या क्या करना चाहिए। सेपरेटली इन ग्रेटर डिटेल इन देयर डेवलप्ड सेवरल डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइंस, सेपरेटली भी सीखने लगा और अलग अलग डिपार्टमेंट में जाकर साइंस के बारे में सीखने लगा कि हमें क्या करना चाहिए, हम कितना डेवलप कर सकते हैं। बॉस हाउएवर रिकॉग्नाइज्ड अ यूनिटी अमंग ऑल द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस, और बॉस यहाँ पर जब महसूस करते हैं कि जितने भी तबके हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उनके अंदर, सबके अंदर यूनिटी अब आने लगी है। आगे कहते हैं, ही रियलाइज्ड दैट देयर वाज ए सिमिलैरिटी इन द बिहेवियर ऑफ लाइफलेस एंड लिविंग थिंग्स। आगे कहते हैं कि लाइफलेस यानी बेजान चीज़ें और जानदार चीज़ों में भी कोई ख़ास दूरी नहीं, बहुत सिमिलैरिटी है। इट वॉज हाउएवर नॉट इजी टू कन्विंस अदर, जबकि
किसी को इसके बारे में कन्विंस करना आसान काम नहीं है। पीपल होल्ड ऑन टू देयर ओल्ड बिलीफ, लेकिन जो उस वक्त के लोगों के बारे में बात हो रही, उस वक्त के जो लोग थे वो बहुत पुरानी चीज़ों पे बहुत भरोसा करते थे। एंड डोंट लाइक टू चेंज देम, और अपने आप को बदलना नहीं चाहते थे। बॉस सजेस्टेड दैट द एनिमल, वेजिटेबल एंड मिनरल किंगडम वेयर वन एंड हैड ए ग्रेट डील इन कॉमन। बॉस सजेस्ट कर रहे हैं, एक राय दे रहे हैं कि एनिमल जानवर, वेजिटेबल सब्जी, मिनरल किंगडम जो खाद्य पदार्थ हैं, वेयर वन एंड हैड अ ग्रेट डील इन कॉमन, सब में सिमिलरिटी और सब कॉमन है। ही सेड, कहते हैं कि दैट प्लांट्स एंड मेटल्स हैड ए लाइफ ऑफ देयर ऑन, कि प्लांट्स और मेटल की भी अपनी एक लाइफ होती है। एंड कुड बिकम टायर्ड, और अगर आप उनसे काम ले तो कभी कभी वो भी थक जाते हैं। डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड का मतलब कि दिल थोड़ा करना, जैसे हमें कोई तकलीफ़ होती है हम डिप्रेस हो जाते हैं, तो कहते हैं वो कभी कभी थकते भी हैं, डिप्रेस भी हो जाते हैं, और हैप्पी, और कभी कभी खुश भी होते हैं। पीपल लाफ्ड एट हिम, दे डिडंट टेक हिम सीरियसली। अब जब उन्होंने लोगों को ये बात बताई तो लोग उनके ऊपर बहुत ज़ोर से हंसे और उन्होंने, यानी लोगों ने जेसी बॉस की इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, यानी इस बात को उन्होंने सीरियसली नहीं लिया। बॉस न्यू ही वॉज राइट एंड प्रूव्ड इट, बॉस जानते थे कि वो सही हैं और एक दिन इस सच्चाई को वो प्रूव कर देंगे। टू बिगिन विद द डिज़ाइन एंड बिल्ट ए मशीन विच रिकॉर्डेड हिज फाइंडिंग्स विद मैक्सिमम एग्जैक्टनेस। क्या होता है कि उन्होंने फिर एक मशीन को बनाना शुरू किया, डिज़ाइन किया और बना के तैयार भी कर ली। दिस वॉज द किस्कोग्राफ, द इमेजिंग इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। उन्होंने इसका नाम रखा क्रिस्कोग्राफ, बहुत ही अच्छी मशीन थी और ये प्लांट्स की ग्रोथ के बारे में बताती थी। इट मैग्नीफाइज द मूवमेंट ऑफ प्लांट टिश्यूज, 10 क्रिस्कोग्राफ प्रूव्ड द बॉस हैड नॉट बीन रॉन्ग। कहते हैं इट मैग्नीफाइज द मूवमेंट ऑफ प्लांट टिश्यूज, 10 किस्कोग्राफ प्रूव्ड दैट बॉस हैड नॉट बीन रॉन्ग। वो 10 टाइम ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा वो काम करती थी और उन्होंने इस चीज़ को प्रूव किया। इट शोड दैट प्लांट्स हैव हेयर्स। अब उन्होंने ये भी चीज़ बताई मशीन के ज़रिए से कि प्लांट्स सुनते हैं, एंड आर कैपेबल ऑफ फीलिंग, और उनके अंदर समझने की भी क्षमता है, ताकत है। द क्रिस्कोग्राफ इंडिकेटेड दैट प्लांट्स हैव ए कीन साइट एंड रिएक्ट टू रेज ऑफ लाइट एंड वायरलेस वेव्स। क्रिस्कोग्राफ ये भी बताती है, यानी मशीन का नाम है, वो ये भी इंडिकेट करती है कि उसके अंदर जो रेज आती हैं, किरणें आती हैं, उसके ज़रिए से उसको अगर कोई रिएक्शन करना होता है या तकलीफ़ होती है वो उसके बारे में बताती है। द मशीन प्रूव्ड दैट प्लांट्स हैव ए स्पेशल सेंस, और मशीन ये भी बताती है कि प्लांट्स के अंदर समझने की भी क्षमता होती है। विच टेल्स देम ऑफ ए अप्रोच ऑफ ए स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट। अगर कोई उनके पास अननोन आदमी या कोई ख़तरा उनके पास अप्रोच करता है तो वो इस चीज़ को समझ जाते हैं। द स्टोरी ऑफ हिज ग्रेट साइंटिस्ट will not be complete without some mention of this concern for India and her people। ये स्टोरी यहाँ तक ख़त्म नहीं होती जब तक इस स्टोरी के अंदर इंडिया और इंडिया से रिलेटेड कंसर्न पर्सन का जिक्र ना हो। ही हैड ए डीप फेथ इन द इंटेलिजेंस ऑफ हिज कंट्रीमैन। जो उनके देश के लोग हैं उनकी इंटेलिजेंस के ऊपर उनको पूरा भरोसा है। किसको? जेसी बोस साहब को। बोस वाज certain that they were capable of doing great things today as their ancestor had done in the past। बॉस को पूरा भरोसा है कि जिस तरह से उनके पूर्वजों ने काम किया था उसी तरह से हम भी
अच्छा काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक इशारा है अगर पूर्वजों ने उनके अच्छा काम किया तो बॉस ने किया, तो बॉस अगर काम अच्छा कर रहे हैं तो जो हमारी न्यू जनरेशन है वो भी काम अच्छा कर सकती है। इन एन एड्रेस एट ए कन्वोकेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर इन नवंबर 1927, 1927 में उन्होंने मैसूर यूनिवर्सिटी में एक भाषण दिया, यानी संबोधन किया। सर जगदीश चंद्र बोस स्पोक, और उन्होंने बोला, सर जगदीश चंद्र बोस ने बोला अबाउट इंडियाज ग्लोरी इन द पास्ट, इंडिया की पास्ट में जो ग्लोरी, जो अच्छाइयाँ थी उसके बारे में उन्होंने बोला। क्या बोला? एंड डिक्लेयर्ड दैट इट वाज एक्शन एंड नॉट आइडलनेस दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोरी। उन्होंने ये बोला कि हमारी कायरता, हमारी सुस्तीपन हमें पीछे की तरफ ले जाती है और हमें उसके बदले में कुछ अच्छी चीज़ नहीं मिलती है, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। यानी उन्होंने बोला कि किसी भी इंसान को किसी तरह से कायरता से काम नहीं लेना है, करना है जो काम करना है। ही बिलीव्ड दैट देयर कुड बी नो हैप्पीनेस फॉर ए सिंगल पर्सन। कहते हैं उनका ऐसा मानना है कि एक आदमी के लिए खुशी नहीं होती है अनलेस इट हैड बीन वन फॉर ऑल, जब तक उस खुशी में सब लोग शामिल ना हो और ये हमारी जीत होती है। एंड दिस ग्रेट साइंटिस्ट वांटेड हिज कंट्रीमैन टू हैव अनडाइंग होप, और ये साइंटिस्ट ये भी चाहता था कि अनडाइंग होप, यानी हमारी होप बढ़ते तो रहना चाहिए, एक लिमिटेड नहीं होना चाहिए। एंड फेथ इन द फ्यूचर, और भविष्य में उनकी ऐसी उम्मीद थी कि हमारी होप कभी भी मरेंगी नहीं बल्कि ज़िंदा रहेंगी और हम आगे काम करते रहेंगे। तो ये चैप्टर आपका यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया तो प्लीज़ 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 आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए और कमेंट ज़रूर दीजिए। मेरी आवाज़ काम नहीं कर रही है, आप समझ सकते हैं कितनी मेहनत से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। थैंक यू सो मच।